हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के यानी सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा और देखिएगा कि आप लोगों को आता कितना है। और आप लोग देखोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। इसमें आपसे बाल्यावस्था की अवधि के बारे में पूछा गया है, यानी बाल्यावस्था की एज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 साल तक की मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। अगर क्वेश्चन लिख के आ जाए कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि 6 से लेकर 12 साल तक की आयु को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं। अशिक्षित यानी जिन लोगों को क्या शिक्षा नहीं आती है, मतलब जिन लोग शिक्षित नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, अशिक्षित बोलते हैं। तो अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं। तो अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। किससे करते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था। किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। कहलाती क्या है, ये कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण, वाक्य का निर्माण का विकास बालक में शैशवावस्था यानी इन्फेंसी में होता है। जो इन्फेंसी एज होती है उसमें होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है। व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाता है। इस तरह के व्यक्ति की अभिरुचि सामाजिक कार्यों की ओर अधिक होती है। इनमें कार्यकुशलता की मात्रा और अंतर्मुखी से अधिक होती है। कार्यकुशलता की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी एक मिलनसार व्यक्ति होते हैं। जो बहिर्मुखी टाइप के व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, मिलनसार व्यक्ति होते हैं। इन्हें क्या होता है, सबसे मिलना जुलना पसंद होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है CAT का निर्माण किसने किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है CAT का निर्माण किसने किया है, बाल संप्रत्यय परीक्षण। चलिए समझते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है कि इसका प्रतिपादन लियोपोल्ड बेलॉक ने किया था। कब किया था, यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या कितनी होती है, 10 होती है।
इसमें जानवरों के लिए चित्र बने होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। चलिए समझते हैं इनके बारे में। किशोरावस्था लैटिन शब्द आडोलेसेरे से आया है। किससे आया है? आडोलेसेरे से आया है, जिसका अर्थ है परिपक्व होने के लिए बढ़ना। यह एक अवस्था है जो 12 से 19 वर्ष की उम्र के बीच होती है। जो किशोरावस्था होती है कहाँ से कहाँ तक की होती है? 12 से लेके 19 वर्ष के बीच की है। ठीक। स्टेनले हॉल किशोरावस्था में वैज्ञानिक अनुसंधान के पिता के अनुसार किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की क्या होती है? अवस्था होती है। ठीक, ये भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन लिख के आ जाए कि अधिक तनाव की अवस्था कौन सी होती है, तो ये होती है किशोरावस्था। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? तो वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? इसको मोटिवेशन भी बोलते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम को E.L. थॉर्नडाइक ने किसने किया है? E.L. थॉर्नडाइक ने क्या किया है? प्रतिपादित किया है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को क्या करते हैं? नहीं दोहराते हैं। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी यानी वन मानुस पर किया है। किस पर किया है? वन मानुस पर किया है। उसने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर से कुछ केले लटका दिए। ठीक। भूखा होने के कारण चिंपैंजी उछल कर केले को पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन केले की ऊंचाई अधिक होने की वजह से चिंपैंजी केले को नहीं पकड़ पाता। फिर कोहलर द्वारा वहां एक छड़ी रख दी गई। अब छड़ी की सहायता से चिंपैंजी यानी वन मानुस केले को प्राप्त कर लेता है और केले को खाकर अपनी भूख भी क्या करता है? मिटाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन लोगों ने सिलेबस को अच्छी तरीके से समझा होगा और प्रॉपर एक एक क्लास ली होगी उन लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। ठीक। इसके बाद कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता था। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई और क्या हुआ? दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गया। पावलोव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्त्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्त्राव के बीच एक नया साइचर कायम हुआ जिसे क्या कहा गया? जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्ममूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन मतलब सभी के साथ क्या करना? बातचीत कर लेना। ठीक। इसके बाद आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्ममूल्यांकन की क्षमता
अच्छे व्यक्तित्व यानी गुड पर्सनालिटी का प्रमुख लक्षण है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रक्रिया में दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। किसको किसको? एक माना है संगठन को, दूसरा माना है अनुकूलन को। आगे समझते हैं। फिर कहा जा रहा है, संगठन व्यक्ति एक वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तथा अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। जो संगठन होता है वो व्यक्ति को क्या करता है? व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है यानी अंदर से प्रभावित करता है, और जो अनुकूलन होता है ये क्या करता है? बाह्य रूप से प्रभावित करता है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा किससे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हो? तो चलिए समझते हैं। बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोटिएंट इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आईक्यू से। इसे मतलब आईक्यू भी बोल देते हैं। कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। समझते हैं आगे फिर क्या कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टरमैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि की गणना के अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक आयु में वास्तविक आयु से भाग देकर उसे 100 से गुणा कर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बुद्धि लब्धि बराबर सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। बुद्धि लब्धि के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। अगर किसी की बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 से 169 के बीच है तो इसे बोला जाएगा अति प्रतिभाशाली बालक। अगर 120 से लेके 139 के बीच है तो इसे क्या बोला जाएगा? इससे बोला जाएगा प्रतिभाशाली। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगर 110 से लेके 119 के बीच है तो इसे बोला जाएगा अति उत्कृष्ट। अगर 90 से 109 के बीच है तो इसे बोला जाएगा उत्कृष्ट। अगर 80 से 89 के बीच है तो इसे बोला जाएगा सामान्य। अगर 70 से 89 के बीच है तो इसे बोला जाएगा मंद। अगर 60 से 69 के बीच है तो इसे बोला जाएगा मूर्ख। अगर 50 से 59 के बीच है तो इसे बोला जाएगा निर्बल बुद्धि। अगर 25 से 49 के बीच है तो इसे बोला जाएगा हीन बुद्धि। अगर 0 से 24 के बीच में है तो इसे बोला जाएगा जड़ बुद्धि। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हो? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जिसमें ऐसे व्यक्तित्व के गुण होते हैं जिन्हें अंतर्मुखता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बाहरी रूप से क्या हो रहा है इसके बजाय अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। वे बड़े समूहों या भीड़ के बजाय केवल एक या दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकाकी होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद फिर कहा गया कि ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है। अगला कह रहा है, ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में भी क्या होता है? रहते हैं। ये प्रायः प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वास्थ्य अनुरूप ढालने का भी क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया की अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे
अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए क्या थे? प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को निम्न अवस्थाओं में समझाया है। कौन कौन सी अवस्थाएं थी? संवेदी पिसेई अवस्था, ये इसी को बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था, ये होती है 0 से लेकर 2 साल तक की। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से लेकर 7 साल तक की। फिर आता है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 7 से लेकर 12 साल तक की। फिर आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 12 वर्ष के बाद की अवस्था। आगे समझते हैं। फिर कहा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। किसको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। इसमें प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वैयक्तिक भिन्नता से आप क्या तात्पर्य है? तो वैयक्तिक भिन्नता, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। वैयक्तिक भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी तरह के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इस दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। स्किनर के अनुसार समझते हैं इनकी परिभाषा। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। अगले आ रहे हैं टायलर के अनुसार। टायलर ने क्या कहा है? टायलर ने कहा है शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो अब इसके आगे क्लास को लोग कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे यहाँ के जो आगे के क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा और आपने देखा होगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अगर कोई शब्द या कोई चीज़ ना समझ में आया करे तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ लिया करिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।